आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। मैं मोहम्मद शाहिद कामरान। आज हमारे स्टूडियो में यहाँ मधुबनी विधानसभा क्षेत्र के एमएलसी श्री सुमन कुमार महासेठ जी मौजूद हैं। महासेठ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। महासेठ जी, अभी आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं एक सवाल करना चाहता हूँ आपसे कि अभी जहाँ तक अभी तो किसी उम्मीदवार का नॉमिनेशन हुआ है, बल्कि बहुत सारी पार्टियों ने अब तक अपने उम्मीदवार का फैसला भी नहीं कर पाया है, लेकिन दो महासेठ के मधुबनी में का नाम फैल जाने से, दो महासेठ के आ जाने से सियासत में भूचाल पैदा हो गई है। अब ये बताएं, ये दो महासेठ के बीच किसकी राह आसान होगी? देखिए शकील जी, मैं साहिल जी, सबसे पहले तो मैं आपको पुनः धन्यवाद दूं। मधुबनी की लड़ाई विकास बनाम विनाश की है। आपको मालूम होगा कि पिछले 1990 से लेकर के 2005 तक यहाँ राजद में राबड़ी और लालू की सरकार थी, और जिस प्रकार से राजद लाबड़ी की सरकार में मधुबनी की स्थिति थी, आप कल्पना कर सकते हैं कि न डॉक्टर थे, न हॉस्पिटल थी, न रोडें थी। पूरे जिला नहीं, पूरे बिहार में बिहार सबसे नीचे स्तर पर था। और उस समय में 2000 में जब भारतीय जनता पार्टी यहाँ जीती और 2005 में एनडीए की सरकार बनी, तो विकास की जो धारा बनी, तो अनवरत नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में 15 साल से, ये 15 साल बीत रहा है, हम सरकार चलाए हैं। एनडीए का गठबंधन कुछ दिनों के लिए अलग हुआ था, लेकिन लगातार भारतीय जनता पार्टी और जदयू एनडीए गठबंधन में विकास का बयार बहा, और पूरे देश में लोगों ने एनडीए गठबंधन पर विश्वास किया, जिसके कारण प्रधानमंत्री भी 2014 में भी और 2019 में अभूतपूर्व वोट से जीते। तो महासेठ बनाम महासेठ की लड़ाई नहीं है, ये विकास बनाम विनाश की लड़ाई है। लालू राबड़ी जो राजद दल से वो जुड़े हुए हैं, वो क्या किए, अगर बीच में सरकार में आई तो किस ढंग से वो लूट खसोट चालू किए, उनको अभी भी विकास से कोई मतलब नहीं है। इसीलिए एनडीए की सरकार बिहार में बननी तय है, और यहाँ एनडीए जो विकास के लिए एक पर्यायवाची शब्द है कि विकास मतलब एनडीए, एनडीए मतलब विकास, इसीलिए यहाँ लड़ाई हमारी विकास के साथ हमें। सर, आप ये बताइए कि अब जिस विकासशील पार्टी ने आपको कैंडिडेट बनाया है यहाँ अभी, वो कल तक आप एनडीए से अलग थी और वो अपने आप को सेकुलरिज्म का पार्ट बना रहे थे, हम सेकुलर हैं। आज वो फिर एनडीए में चली गई है और आपको उसने टिकट दिया है, वो कहता है कि अब एनडीए के पार्ट हैं। तो क्या सत्ता के लिए इस तरीके से पार्टी का बदलना और लोगों से गठबंधन करना, ये क्या लग रहा है आपको? पहले तो एक शब्द आपको मैं बता दूं कि भारत में जितनी भी पार्टी है सब सेकुलर पार्टी है, केवल विकासशील इंसान पार्टी ही नहीं, सभी पार्टी सेकुलर हैं। और इस देश में सर्वधर्म समभाव की परंपरा कोई आज की नहीं है या आज़ादी के बाद की नहीं है, ये पुराना इतिहास रहा है। वसुधैव कुटुंबकम मेरा घोष वाक्य है कि मेरा विश्व मेरा परिवार है। तो सेकुलर वही हो सकता है जो विश्व को अपना परिवार मानता हो, जिसका दायरा छोटा है उसके बारे में कुछ नहीं कहना है। तो सर, मधुबनी की जनता आपको विश्वास क्यों करेगी? कल आप कमल छाप पे गए थे, आज आप नाव पे जा रहे हैं। विश्वास हम बताते हैं, विश्वास देखिए, क्योंकि हम लोग संस्कृति के पुजारी हैं, और संस्कृति में हमारा इतिहास रहा है कि जब राक्षस या आतताइयों का नाश करना होता है तब विभिन्न रूप में भगवान इस पृथ्वी पर आते हैं। हमेशा का इतिहास रहा है। तो निश्चित रूप से हम भारतीय जनता पार्टी में थे, एमएलसी भी रहे हैं 5 साल। पिछले 5 साल के कार्यकाल में आप देख सकते हैं कि मेरे बारे में या मेरे पार्टी के बारे में कोई नहीं कह सकता है कि ये कोई ऐसा काम किए जो समाज विरोधी है। मेरे पार्टी के बारे में जो सत्ता स्वार्थ के लोग हैं झूठा आरोप लगाते हैं, और कुछ अनपढ़ जो जाहिल बनाकर कांग्रेसियों ने इस देश को रखा। आज तक शिक्षा की सुविधा नहीं दी, आज तक उनको पानी की सुविधा नहीं दिए थे, आज तक उनको रोड की सुविधा नहीं दिए थे, आज तक उनको बिजली की सुविधा नहीं दी थी। लेकिन पिछले 2014 में जब देश के प्रधानमंत्री बने तो हर एक क्षेत्र में हर एक आदमी के लिए पानी की सुविधा का मुहैया कराए, हर एक घर में उज्ज्वला गैस के माध्यम से गैस का वितरण कराए, हर एक घर में बिजली को पहुंचाए हैं। इसीलिए ये कहना कि ये सेकुलर पार्टी कोई ठप्पा लगा हुआ है, और सबसे बड़ा जो सेकुलर अपने आप को कहते हैं उसकी सांप्रदायिक सोच के बारे में आपको कल्पना होगा कि 15 साल 1990 से लेकर 1990 से लेकर 2005 तक कितने हजारों दंगा हुए बिहार में। ये केवल वोट बैंक को सिद्ध करने के लिए लालू जी करते थे, लेकिन 2005 के बाद
और आज 2015-20 आ गया है, आप एक भी ऐसा दंगा नहीं है जो देश के लिए और बिहार के लिए कलंक हो। सर आप एक चीज बताइए, 2015 में जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो आए थे, तो उन्होंने कहा था कि हम बिहार को विशेष दर्जा देंगे, बिहार को विशेष दर्जा देंगे, जो अब तक नहीं मिल रहा है। क्या यह आपको लगता है कि साहिल जी कि आपको विषय की जानकारी नहीं है या अध्ययन करके नहीं आए हैं? जी जी। कभी भी देश के प्रधानमंत्री ने हमारे विशेष दर्जा की बात नहीं किए थे। हाँ, एक बात किए थे, एक बात जरूर किए थे, सुन तो लीजिए। एक बात जरूर किए थे कि बिहार को एक पैकेज दिए थे, और उस पैकेज का परिणाम आपको दिखाई दे रहा है कि आपका मधुबनी धन्य है कि विश्व के सबसे बड़ा पुल कोसी पर जो बनने जा रहा है, उच्चैठ स्थान से महिषी स्थान तक का, वो उसी प्रोजेक्ट का योजना है। आज अपने जिस समय में देश के आजादी के बाद से 2005 तक एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं खुली, नहीं, जो अंग्रेज के जमाना में स्थापित हुआ था, सरकार के द्वारा एक भी नहीं खोला गया। और 2005 के बाद हमारे एनडीए की सरकार ने अपने प्रयास से, सदप्रयास से प्रदेश में 7 कॉलेज खोलने का काम किया। और पहले भी 7 थे, तो 4 सरकारी थे और 3 को एडॉप्ट किया गया था इमरजेंसी में। और उसके बाद आज 25 मेडिकल कॉलेज स्वास्थ्य के क्षेत्र में। आप सोच सकते हैं कि किस तरह से भारत सरकार ने बिहार को स्वास्थ्य के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का काम किया है। पहले सुन लीजिए, आप उसके बाद बीच में टोकिएगा। आप जब पैकेज की बात की है तो हम पैकेज का हिसाब दे रहे हैं आपको। उसके बाद जब आज गंगा गांधी सेतु जाने के लिए बिहार से जब पटना जाने की बात होती थी, तो रुइयां खड़ा हो जाता था कि पूरे बिहार में मात्र 3 ही पुला था जो बिहार में आप उस पार जा सकते थे, गंगा के उस पार जा सकते थे। लेकिन एनडीए के अटल जी जब आए 2000 में, और उन्होंने एनडीए के प्रयास से जब काम प्रारंभ हुआ, और आज मोदी जी के नेतृत्व में हर एक 25 किलोमीटर पर गांधी सेतु पर, गांधी नदी पर पुला बनने जा रहा है। आप विकास की बात करते हैं, ये पैकेज जो है आज 57,000 करोड़ का केवल एनएच और एसएच का विकास किया गया उसी पैकेज के तहत। आप क्या कल्पना कर सकते हैं, जब हमारे मोदी जी बने थे ये बात जरूर बोले थे कि पूरे बिहार देश के विकास में और ईस्ट जोन के विकास में बिहार के विकास के बिना नहीं हो सकता है। और जब तक बिहार का विकास नहीं होगा तब तक आपको जो है ईस्ट जोन का विकास नहीं होगा। और बिहार का विकास में कोई नहीं बोल सकता है। आज दरभंगा में देखिए, दरभंगा अब हमारे बगल में है। जिनका आंख पर चश्मा लगा उनको आप अपने न्यूज के माध्यम से बताइएगा कि दरभंगा में आज एम्स आ गया है। क्यों नहीं दिया पहले? दरभंगा में एयरपोर्ट आ गया है। शायद पुरानी मांगे थी, लेकिन आज जिनका चश्मा लबादा हो रही है, विकास जो विनाश को लेकर गया था, उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा हुआ है। और मीडिया के माध्यम से वो केवल उछालते हैं पैकेज की बात। पैकेज किसको चाहिए, ये विशेष आधार किनको चाहिए, इसका मालूम नहीं है। ये लोग केवल जनता को भरमाते हैं। मूर्ख जनता को बुझती है, जनता तो मूर्ख है। लेकिन जनता ने दिखा दिया कि जब मोदी जी ने 2014 से लेकर 2019 तक जिस काम को देखा और विश्वास जगा, तो 2019 में भारतीय जनता पार्टी एनडीए को वोट मांगने की नौबत नहीं आई। और सभी लोगों को उन्होंने मिल करके सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास करने का काम किया है। इसलिए इस बात को भरमाने का काम मीडिया के माध्यम से यदि कोई करते हैं तो मैं उनसे कहता हूं कि बहुत भरमाए, बहुत आपने बिहार को अंधेरा में ले गया। अब जब विकास की रोशनी बनी है तो सत्यता को बताइए और देश को, बिहार को नंबर 1 कीजिए। सर एक छोटी सी सवाल बोलिए। सर पिछले 5 या 10 साल या 15 साल में आप ये बताएं कि 5 किसी स्मार्ट सिटी का नाम बताया आपने पूरे बिहार में। अब आप बताइए, स्मार्ट सिटी की बात आप अपने मधुबनी का ही देख लीजिए। जब यहाँ से हम पटना जाने की बात करते थे तो आप बताइए, सचमुच में ईमानदारी से बताइए, कितना घंटा पहुंचते थे? 8 घंटा, 9 घंटा, कभी कभी गांधी सेतु जाम हो गया तो 12 घंटा भी लगता था, 15 घंटा। स्मार्ट सिटी मतलब क्या होता है ये आप बताइए। कि ड्रेनेज की सुविधा हो। आपके मधुबनी में हम हैं, 129 करोड़ रुपया, बिना 129 करोड़ रुपया का नाला का किया गया जो अंग्रेज के जमाना का था। उसके विकास के बारे में कांग्रेस ने नहीं सोची, राजद ने सोची, और ये एनडीए की सरकार ने 129 करोड़ का स्ट्रॉन्ग ड्रेनेज का काम किया है। आपका बिजली नहीं था। स्मार्ट सिटी मतलब क्या कि 24 घंटा बिजली मिल रहा है। स्मार्ट सिटी मतलब क्या कि सबके घर में आज शौचालय है। स्मार्ट सिटी का मतलब क्या कि सबके घर में आज आपको गैस एजेंसी है। किसी को आप स्मार्ट करना चाहते हैं? ये स्मार्ट शब्द जो है अपने आप में इतना बड़ा है कि उसका कभी अनंत नहीं हो सकता है। आखिरी सवाल नहीं, इसको थोड़ा स्मार्ट की बात कर रहे हैं। ये विकास जो है अविरल धारा है।
हमको याद है कि आपके भी घर में जो हमारे पूर्वज होंगे पहले एक कपड़ा रखते थे, और वो कपड़ा कब निकालते थे, जब किसी रिलेशन के यहाँ जाते थे, आयरन किया हुआ नहीं रहता था। आज से 20 साल 25 साल पहले। आज स्मार्टनेस का है कि आज 5 सेट भी है, और जब फ्री का स्कीम आता है 50% का, तो छठा भी खरीदते हैं। आज आपके बच्चे जो रिक्शा चलाने वाले भी हैं, वो भी चाहते हैं कि मेरे बेटा सरकारी स्कूल में भी पढ़ाई अगर करके अच्छा कर सकता है तो सरकारी स्कूल में पढ़ावे, अगर प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई अच्छा कर सकता है तो स्मार्टनेस का मतलब क्या कि सोच का स्मार्टनेस बना है, सुविधा का स्मार्टनेस बना है। कल आपके घर में बिजली नहीं थी तो आप पंखा नहीं लगाते थे, एसी नहीं लगाते थे, टेलीविजन नहीं लगाते थे। आज जब बिजली की सुविधा है तो उस परिवार को स्मार्ट नहीं कर सकते आप, जिसके घर में एसी है, जिसके घर में पंखा लग गया बिजली के कारण। यही स्मार्ट का अनंत कथा है। हम हर एक क्षेत्र में हम कहें कि सबका साथ, सबका विकास, सब पर का विश्वास, ये 3 मेरा मूल नारा है। और बिहार का जब तक विकास नहीं होगा, देश का विकास नहीं होगा। और विकास के पैमाने पर आज बिहार लगातार 15 अंक से 10 अंक पर है। इसीलिए स्मार्ट कहकर भरमाने का काम न करें। स्मार्ट का जो परिभाषा है उसको समझने का कोशिश करिए। आज पटना में होम लाइन से आपको लाइन नहीं लगाना पड़ेगा गैस के लिए, पाइपलाइन का सप्लाई हो रहा है। इसको स्मार्टनेस नहीं कहते हैं शहर के लिए। इसीलिए मेरा आपसे आग्रह है कि इस जो हम बताएं उसको पूरा दिखाइए और उसको बताइए। एकदम चलेगा सर। आखिरी सवाल है, आप मधुबनी के बेटा भी हैं, आप मधुबनी के बेटा भी हैं और मधुबनी के रहने वाले हैं। आपने कई तरह से नेता के अलावा मतलब कि एमएलसी बनने से पहले भी आपने सेवा किया है, उसके बाद भी सेवा कर रहे हैं। उम्मीद है जब तक जान है तब तक सेवा करते रहेंगे आप। सर ये बताइए कि एनडीए गठबंधन में जब से सरकार है यहाँ, मधुबनी में बहुत सारी विकास में कमी रही है। अब आप घूमेंगे ही पता चलेगा आपको। कई ऐसे वार्ड है जहाँ सड़क नहीं है, जहाँ अभी भी पानी का मसला है, लोग पानी में घर जाने को मजबूर होते हैं। यहाँ भी लोग देख करके सुमन बाबू जिसको जो पसंद है उसके मोहल्ले में रोड बनती है, सड़क बनती है। अब आपसे लोग क्या उम्मीद करें? देखिए, आप ये लगता है धरातल पर सच्चाई नहीं बता रहे हैं आप। हो सकता है कि हमको कुरेद रहे हैं कि जहाँ अच्छे ढंग से बोले विषय को। देखिए, समस्याएं अनंत हैं और समाधान भी अनंत है। एक समस्या जब आपका समाप्त होता है तो दूसरी समस्या अपने आप दिखाई देती है, क्योंकि आपके पास भी कई समस्याएं हैं, लेकिन आप प्राथमिकता तय करते हैं कि हम किस काम को पहले करें। जैसे आपके घर में 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे बीमार है और 2 बूढ़ी भी हैं, तो और आप भी हैं, प्रतिदिन दूध पीने की आदत है। आज आपके पास आधा किलो ही दूध आया तो आप स्वयं नहीं पीते हैं, पहले कहते हैं बच्चे को देंगे, बूढ़े को देंगे, और बचेगा तब हम लेंगे। ये प्राथमिकता तय की है। सवाल आप हम बता रहे, सुनिए, फिलोसफी नहीं बता रहे हैं, हम आपकी प्राथमिकताएं तय करते हैं। आप प्राथमिकताएं तय कीजिए। सड़क के मामले में कितना मार्क देते हैं आप एनडीए को? अगर ईमानदारी से एनडीए को पूरा 100 में 10% मैं दे दिया, लेकिन मेरा कहना है 10% देखिए। आप इस पर आपकी सच्चाई पर हमारी जिम्मेवारी जो है वो हम कर रहे हैं ईमानदारी से, और जनता की भी जो जिम्मेवारी है वो करना चाहिए। आप आए ना वार्ड नंबर 1 में दावा देता हूं आपको, मैं भाग देता हूं। हम बताते हैं जनता की भी कुछ जिम्मेवारी होती है, केवल सरकार की ही सब जिम्मेवारी है ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हम आम जनता से भी आग्रह करते हैं कि आप भी अपने जिम्मेवारी को समझिए, आप भी अपने कर्तव्य पर पहल कीजिए। सरकार करने को तैयार है। हम कल गए थे लहरियागंज में, जैसे लहरियागंज की बात कर रहे हैं, वहाँ एक समस्या है जल जमाव की। हमने नज़दीक से देखा है, लोगों से बात किया है कि जो अतिक्रमण है, आज नाला बनाने के लिए सरकार तैयार है, नाला के लिए फंड पड़ा हुआ है, लेकिन अतिक्रमण करने वाले जो सीढ़ी वाले हैं वो कहते हैं कि पहले पक्का मकान मेरा तोड़ दिएगा, बगल वाले जो अतिक्रमण किए हुए हैं तो मैं सीढ़ी उठाऊंगा। और जब पक्का वाले मकान को कहता है तो कहता है कि हम पत्ता तोड़ कर जाओ। तो कुछ समस्याएं हैं, जिनकी मकान बन गई है। निश्चित रूप से आज पटना में सरकार की जब जरूरत महसूस हुई तो निश्चित रूप से प्राथमिकताएं तय हुई, तो रोड अब चौड़ा हो गया है। मधुबनी में भी प्राथमिकताएं तय होगी तो रोड भी चौड़ा होगा, नाला भी बनेगा। और जो बन रहा है स्ट्राम वेज, उसी का मुख्य पार्ट है कि जब मेरा मुख्य नदी तैयार हो जाएगा, जो स्ट्रीम लाइन मेरा है उसको भी हम पूरा करेंगे। ये कतई आप मतलब ये कि नदी बड़ा नहर में छोटे नहर का ही पानी आता है। अगर छोटे नहर का पानी अगर हम निकासी कर ले तो बड़ा नहर में नहीं जाएगा, तो पुनः वापस लौट कर उसी क्षेत्र में चला जाएगा। इसीलिए आप विश्वास कीजिए एनडीए सरकार पर कि जिसका वादा किया है, घर घर पानी पहुंचाने का वादा किया है, गली नली योजना, 12 मासी गली नली योजना, सबको पक्का आवास, ये योजना सरकार की है। और इंतजार कीजिए ना, हमारी सरकार जो कहती है वो करती है। ये आप कोई नहीं कह सकता है
कि ये 5 साल पहले सरकार ने ये वादा किया था, हमको ठग लिया। 2022 कहे ना कि सबको पक्का मकान बनेगा, बन के रहेगा। आपको कहे ना कि 12 सड़क जो है और नाली सबके पूरे गांव में बनेगा, बन के रहेगा। इंतजार कीजिए, इंतजार कीजिए साहिल जी, एक छोटी सी बात मैं कहता हूं इंतजार कीजिए। और इंतजार का सब्र कभी खराब नहीं होता है, लेकिन लोगों को जिसने ठगा है, निश्चित रूप से मैं इस आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि दूध का जला छाछ फूक फूक कर पीता है। इसीलिए आरजेडी के लोग, कांग्रेस के लोग, कम्युनिस्ट के लोग ने आजादी के बाद देश को ठगने का काम किया है, देश को विनाश में ले जाने का काम किया है और देश को इस स्थिति में पहुंचा दिया था कि देश कभी भी आर्थिक रूप से गुलाम हो सकता था। लेकिन देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक अच्छा पहल करके देश को एक ऐसे स्थान पर पहुंचाया कि कोरोना ऐसे महामारी में जिसकी अर्थव्यवस्था ऐसे संपन्न देश थे जो अपने यहाँ दबा नहीं करा सके, लेकिन ऐसी विपरीत परिस्थिति में भी आज पूरे विश्व में महामारी की संख्या सबसे कम परसेंटेज भारत में है। पूरे विश्व में जनसंख्या के आधार पर सबसे मरने वाले की संख्या सबसे कम है। भूख से मरने वाले का तो समाधान ही निकाल दिए कि नवंबर तक कोई भी भूखा नहीं रहेगा। अब क्या चाहिए? हर एक चीज का प्रारंभ होता है तो अंत भी होता है। जो कष्ट में है, इलाज अगर प्रारंभ हो गया है तो बीमारी ठीक होगी, इसको आप विश्वास कीजिए। और बिहार की बीमारी ठीक करने का काम जो एनडीए की सरकार ने ली है केंद्र से लेकर प्रदेश में, और इस बार भी जब डबल इंजन की सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से ये धारा जो बिहार की बयार आएगी, तूफान आएगी, क्योंकि कल्पना है, मोदी जी के पास कल्पना है। और दीनदयाल उपाध्याय जी को मानने वाले मोदी जी हम लोग मानते हैं, जिन्होंने कहा था कि वहां पहले हमको प्राथमिकता उनकी तय है कि वहां पहले हमको प्रकाश फैलाना है जहां सदियों से अंधेरा है। इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप ऐसे मुद्दा को उठाए जो मुद्दा हमको बताना चाहिए अपने सभा के माध्यम से, मंच के माध्यम से, लेकिन आप चलते एक बात बोलिए। आप ये बताएं कि आपका ये मुस्लिम वोटर्स के बारे में क्या कहना है? लोग कुछ लोग कहते हैं कि ये बीजेपी को या समर्थक हैं, आप बताएं। देखिए, वोट की राजनीति के सौदागर जो आज तक केवल वोट का सौदागर थे और आज भी चाहते हैं कि वोट का सौदागर बनकर मुसलमानों का वोट ले लें, लेकिन वो भ्रम टूट गया है मुसलमान समाज में। अभी आप जिस समय में आए थे, अगर फोटोग्राफी किए होंगे, कितना लोग दुआ देकर गया है आप वो भी देखे होंगे। वो मुसलमान थे, तो वो मुसलमान, वो सभी मुसलमान। मेरा कहना ये इसका मतलब है कि नेता ही एक दूसरे के बारे में उल्टा, नेता नहीं, जो वोट के सौदागर हैं। फिर हम बोल रहे हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कभी वोट के लिए देश को सौदा नहीं किया, लेकिन ये जो स्थिति में पहुंचा दिया, कितना का पोल खुल चुका है। सौदागर किसको कह रहे हैं? जो देश को बेचने का काम किया। पार्टी बोलिए ना, सौदागर कौन? कांग्रेस के लोग हैं। बिहार का सौदा किसने किया? ये इंडस्ट्री किसके राज्य में बंद हुआ? कांग्रेस आरजेडी के सरकार में। तो फिर जदयू ने क्यों बना लिया? जदयू में आमदनी का आपको अगर देखिए, आमदनी का कई रास्ते होते हैं, इंडस्ट्री बैठाने से नहीं होता है, आमदनी बढ़ाने के कई जरिए होते हैं। आप बिहार का, आप शराब बंद कर दिए। नहीं, शराब बंद कर दिए। नहीं, ये आप कल्पना आपको नहीं मालूम है। आप जो पूछ रहे हैं, एक शराब के कारण हमको 3,000, 3,500, 4,000 रेवेन्यू आता था और उसके इलाज में सरकार को 22,000 करोड़ का खर्च होता था प्रतिवर्ष। तो उनके स्वास्थ्य का चिंता कौन करेगा? अपने राज्य के स्वास्थ्य का चिंता कौन करेगा? राज्य सरकार करेगी। केंद्र सरकार का पूरा सहयोग है कि जो भी उनको घाटा, जो 125 करोड़ का जो पैकेज दिए थे, क्षेत्र में विकास हो रहा है। कहाँ लग रहा है कि पार्टी विकास रुक गई है? दारू बंद होने से किस क्षेत्र में आपको लगता है कि विकास रुक गई? बताइए एक भी क्षेत्र, जिस क्षेत्र वो एनडीए ने अपने हाथ में लिया, एक भी क्षेत्र में विकास अवरुद्ध हो गया हो? और इंडस्ट्री के बारे में बता देते हैं, आपको नहीं मालूम होगा कि बिहार में 2005 से पहले जितनी भी इंडस्ट्रियां थी सब बंद थी। मात्र एक सीमेंट की इंडस्ट्री बिहार में चलती थी, कल्याणपुर में। आज के दिन में पूरे बिहार में 8 सीमेंट की इंडस्ट्रियां चल रही है। मालूम है आपको? 8 चल रही, मालूम है आपको? आज लघु उद्योग के क्षेत्र में इस कोरोना काल में भी कई क्लस्टर प्रारंभ हुए हैं, आपको मालूम है? इसीलिए ऐसे लोगों की बात को हम नहीं सुनने के लिए तैयार हैं जो केवल नेगेटिव बात को करते हैं। पॉजिटिव बनिएगा तो आप में, बच्चे में भी पॉजिटिव आएगी, आपके परिवार में भी पॉजिटिव आएगी, आपके समाज में भी पॉजिटिव आएगी। और पॉजिटिव बनना आज के दिन में हो सकता है कोरोना के लिए खराब हो, लेकिन जीवन में यदि पॉजिटिव बनते हैं
तो निश्चित रूप से बिहार का जो एक दर्जा था कि जो हम बिहार के बारे में जो इतिहास देखे हुए हैं और आज भी बिहार उसी रास्ते पर आगे बढ़ रही है। माशेर जी, आपने अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल हिंदुस्तानी मीडिया को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाएं। Kindly subscribe to our channel Hindustani Media and press the bell icon for the latest updates.